Brought to you by American Pistachios. 10वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे, राजा साहिल वर्मन। 10 बेटे थे उनके, लेकिन उनको सबसे प्यारी थी उनकी बेटी चंपावती। साल 920 में राजा साहिल वर्मन ने रावी नदी के किनारे एक शहर बसाया और इसका नाम अपनी बिटिया के नाम पर रखा। समय बीता और आज के समय इसे चंबा के नाम से जाना जाता है। 2000 से 21,000 फीट तक की ऊंचाई से वाली पहाड़ियों से घिरा ये ज़िला है, जो अपने झीलों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। वही चंबा आज नेशनल मीडिया की सुर्खियों में है। धारा 144 लगी हुई है। 7 दिन के लिए स्कूल्स बंद हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। माहौल तनावपूर्ण है। और ऐसा क्यों, यही जानेंगे आज दिन की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। 9 जून 2023 को सलूनी तहसील के थरोली गांव में एक नाले से पुलिस ने एक शव बरामद किया। इस शव को एक बोरी में भरकर नाले में डाला गया था, 8 टुकड़ों में काटकर। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि पड़ोसी गांव भांदल का रहने वाला मनोहर 6 दिन से लापता था। पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया तो उन्होंने शव की शिनाख्त कर ली। परिजनों ने बताया कि 6 दिन पहले मनोहर घर से निकला, तब से लौटा नहीं, तो थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि मनोहर की दोस्ती एक मुस्लिम लड़की के साथ थी। 22 साल का मनोहर दलित समुदाय से था। लड़की के परिजनों को यह पसंद नहीं था। उन्होंने मनोहर को धमकाया कि वो लड़की से दूर रहे। मनोहर के परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़की के परिवार वालों ने मनोहर को अपने घर बुलाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने लड़की के पिता शरीफ मोहम्मद, चाचा मुसाफिर हुसैन और चाची फरीदा को गिरफ्तार किया, जबकि लड़की और 3 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इधर मनोहर की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। चंबा जिले के चुरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हंसराज ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी है। धरना प्रदर्शन चलता रहा। 15 जून की शाम को बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थाने के सामने। ये भीड़ आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रही थी। धीरे धीरे ये भीड़ रैली में बदल गई और बाजार से होते हुए आरोपियों के घर तक पहुंच गई और 2 आरोपियों के घर को आग लगा दी गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। सलूनी इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चंबा में भी क्या हालात है, 15 जून को क्या हुआ था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ अचानक से उग्र कैसे हुई, ये सब समझने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। ये चंबा जिला का काफी दूर दराज का क्षेत्र सलूनी पड़ता है। उसके आगे ये भांदल एरिया है। ये जेएनके बॉर्डर के बिल्कुल साथ है भांदल एरिया। तो यहाँ का एक लड़का मनोहर जो है वो 6 जून से गायब था। तो उसके घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे। तो उसका जो डेड बॉडी है वो 9 जून को एक नाले में बोरी के बीच में मिली, जिसमें उसके 8 टुकड़े किए हुए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है ये खबर फैलने लगी और लोगों को पता चलने लगा, सोशल मीडिया न्यूज़ में आने लगा, ऐसा हुआ है। और जब बीच में बात निकल के आई कि उसका एक मुस्लिम लड़की जो माइनर वहीं भांदल एरिया की एक लड़की थी, उसके साथ अफेयर था और उसके जो घर वालों ने ही जो अभी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया हुआ है, जो एक्यूज्ड हैं, इसका कत्ल किया है। तो ये खबर फैलते-फैलते जो है खूब फैली और उसके बाद ये सारा एपिसोड शुरू हुआ। और इसके बाद जो है पुलिस ने उस पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें उसका एक भाई था शब्बीर और 2 अन्य लोग थे, उसका चाचा और चाची, जो इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे थे। उसके चाचा मुसाफिर हुसैन और चाची का नाम फरीदा। उसके बाद जो है पुलिस ने जो है और लोग अरेस्ट किए, उसमें डिटेन किए, 3 माइनर किए, 1 लड़की को किया, 2 माइनर लड़कों को किया और 3 अन्य लोगों को अभी पुलिस हिरासत में लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहद जघन्य अपराध ये हुआ। ऐसी घटना हिमाचल प्रदेश में कभी हुई नहीं आज तक। साहब, देवभूमि हम लोग इसको कहते हैं और बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ का हमेशा से रहा है। रही बात, देखिए, एक तो हम ये बात भी माने कि इलेक्शन ईयर में भी है, मोड में भी है सारी चीजें, लेकिन विपक्ष का एक भूमिका रहती है कि विपक्ष अपनी बात जरूर कहता है और कहनी भी चाहिए। मुझे लगता है लोकतंत्र का यही तकाजा है सारा। तो अभी चूंकि छानबीन ये सेंसिटिव मामला है और छानबीन चल रही है इसकी, नहीं, हिमाचल प्रदेश का टेरर वाला एंगल कभी नहीं रहा है। मैं भी 20-25 साल से जर्नलिज्म में हूं यहाँ पे। और एक घटना इसी एरिया में हुई थी 98 में, उसको सतरुंडी एरिया बोलते हैं, यही आसपास का एरिया है सारा।
और चूंकि ये समझना होगा हमें पहले कि ये जम्मू कश्मीर के बिल्कुल साथ में लगता है, और यहाँ के लोगों के, जम्मू कश्मीर के साथ के लोगों के साथ वहाँ रिश्तेदारियां हैं और तमाम तरह के आना जाना रहता है सारा। 98 में एक बड़ी भयानक यहाँ पे घटना हुई थी जिसमें 35 लोगों को मार दिया गया था आतंकवादियों ने। अब आतंकवादी कहाँ से आए थे, कौन थे, क्या नहीं थे, लेकिन वो जिस एरिया में ये घटना हुई थी वो हिमाचल का एरिया था, तो वो एकमात्र की आतंकी घटना आप कह सकते हैं कि हिमाचल की। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का क्या कहना है, अब वो भी सुन लेते हैं। जांच की जा रही है, पुलिस ने और प्रशासन ने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी है। आज डीसी और एसपी चंबा मौके पे गए थे, उन्होंने उनको जाके कंपनसेशन दिया है जो मृतक के परिवार को। पर ये गुस्साई भीड़ जिसमें कुछ राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए थे, उन लोगों ने इसको किया और उकसाया, और उन्होंने जो उनके खाली घर थे और कुछ जो पशुओं के लिए घर बने उसको आग भी लगा दी गई, जिसको डीसी एसपी और पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पर इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। लेकिन अभी जो उत्तरी क्षेत्र के डीआईजी हैं वो एसपी नूरपुर और उनके साथ काफी संख्या में पुलिस बल चंबा की ओर रवाना हो गए हैं। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है, शांत है। आपने पुलिस को सुना, आप विपक्ष की ओर चलते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोपियों का संबंध आतंकवादियों से होने का दावा कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले के मुख्य आरोपी से 1998 के एक आतंकी हमले के सिलसिले में भी पूछताछ की गई थी। इस हमले में 35 लोगों की मौत हुई थी। ठाकुर ने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग कर दी है। और जिस व्यक्ति जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसके बारे में अब धीरे धीरे जानकारियां हासिल होने लगी है। और जब जानकारियां हासिल हो रही है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं जो बहुत सामान्य नहीं लगती हैं। वो व्यक्ति घर से दूर जाकर के लगभग 10,000 की ऊंचाई में रहता है, 12 महीने वहां रहता है, 6 फुट 8 फुट तक बर्फ पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद वहीं रहता है। और हिमाचल में एक नहीं अनेक जगह इस प्रकार की परिस्थिति रहती है जहां सर्दी के मौसम में लोग ऊंचाई पर होने के बावजूद जहां उनका घर है उसको छोड़ करके नीचे के स्थान पे आते हैं, और उनका घर जो नीचे था उस घर में भी रह सकते थे। आखिर वहीं क्यों रहते थे, ये भी एक प्रश्न है। और ये भी जानकारी हासिल हो रही है कि मलकियत जमीन मात्र 3 बीघे के करीब उनके पास है, लेकिन लगभग 100 बीघा पर कब्जा करके रखा है सरकारी जमीन पर। और जो जमीन वहां पर कब्जा करके रखी है, वहां पर ना किसी का कोई पशु जा सकता है, ना कोई आदमी जा सकता है। ये भी इस प्रकार का उसका व्यवहार वहां पर रहता था। ये भी जानकारियां लोगों से सुनने को मिल रही है। और यहीं तक नहीं, अगर पीछे जाने की बात आती है तो यहां तक जाते हैं लोग। जब नोटबंदी का दौर आया तो एक बहुत बड़ा साइजेबल अमाउंट जो है वो एक्सचेंज हुआ उसके अकाउंट में। यह भी मुझे लगता है कि जांच का विषय है, मुझे पूरा भरोसा है। आगे बढ़ने से पहले स्थानीय पत्रकारों से ये समझ लेते हैं कि जयराम ठाकुर ने आरोपियों के जिस आतंकी कनेक्शन का जिक्र किया वो कितने पुख्ता है और इसका रेफरेंस क्या है। नहीं, ये अभी सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सभी बातों को लेके आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सभी आरोपों को लेके पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है, ना ही पुलिस ने इसके बारे में कुछ कहा है। हाँ, इन सभी आरोपों की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। जो आरोप लग रहे हैं कि कुछ उसके पास जब कोरोना काल था, कोरोना में जब उस टाइम पे उसके पास कोई 2 करोड़ रुपया मिला, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। जो लोग वहां पे बोल रहे हैं कि उसकी जमीन इतनी, पूरा पहाड़ उस पे कब्जा किया हुआ है। वो उस पहाड़ी, वो काफी ऊंची पहाड़ी है कहते हैं, जहाँ घर है वो रहता है, वहां 6 से 8 फीट तक बर्फ गिरती है और लोग उस टाइम पे नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो पूरा साल वहां रहता है। ऐसा लोग बोल रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कर रही हैं। और अभी तक जो है पुलिस की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल बयान कुछ ऐसा नहीं आया है कि ऐसा कुछ आतंकवादी कनेक्शन है।
लेकिन इस पे पुलिस पूरी जांच पुलिस मेरी आज भी एसपी से भी वैसे बात हुई, यहाँ पे डीआईजी नॉर्थ भी आए, अभिषेक दुल्लर भी आए हुए थे, वो भी मौके पे थे, मौजूद थे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ उनकी तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं है। ये सिर्फ अभी इन सभी आरोपों को लेके पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। कि मूलतः इसमें दो तरह की थ्योरी है जो शुरू में आ रही है। एक तो यह है कि प्रेम प्रसंग वाला मसला, क्योंकि दो अलग अलग धर्म के बीच में प्रेम प्रसंग का मसला आजकल वैसे भी आप जानते हैं देश में क्या कुछ चल रहा है। एक ये, दूसरा ये कि कुछ जमीन को लेके भी कुछ जमीन के कब्जों को लेके भी इनमें कुछ बोलचाल होती रहती थी। जो जिन युवक की हत्या की गई थी उनकी और जो उस फैमिली के बीच में कुछ जमीन कब्जा कर ली, कुछ इस तरह का भी मामला हमें सुनने में आया है, तो उसको लेके भी बहस होती रहती। तो इनिशियली शुरुआती दौर में तो ये लग रहा है कि इन दो थ्योरियों में से एक वजह बनी है हत्या की। ये प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, ये दूसरे वाला भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी जो हैरानी ज्यादा और जो पचने वाली बात नहीं है कि आपका झगड़ा हो गया, एक की मौत हो गई, ठीक है, लेकिन ये जो टुकड़े करने वाला, ये डराने वाला मसला है। और ये मतलब आम घटना की तरह, आम कोई हत्या के मामले की तरह नहीं लिया जा सकता। वापस जयराम ठाकुर के आरोपों पर लौटते हैं। जयराम ठाकुर ने आरोपियों के पास आय से अधिक संपत्ति का दावा किया है। कहा कि इनके पास 100 के आसपास भेड़ बकरियां हैं, 3 बीघा जमीन है, लेकिन इन्होंने 95 लाख के नोटबंदी के दौरान बदले और खाते में 2 करोड़ रुपए हैं। जयराम ठाकुर आज मनोहर के परिजनों से मिलने के लिए भी जाने वाले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के स्थानीय प्रभावशाली नेताओं के दबाव में सरकार आरोपियों को बचाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस घटना को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच चल रही है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को हिमाचल की देव संस्कृति में अस्वीकार्य बताया। अगर कोई भी ऐसी बात आती है, हमारी सरकार जिसने ये दर्दनाक कृत्य किया उनको जेल में के सलाखों के पीछे भेज दिया है, और इस प्रकार का कोई भी कृत्य, ये तो 2 दिन बाद उठ रहा है, हमारी सरकार ने तो तुरंत कार्रवाई की है। अब इसमें राजनीति हो रही है। मैं चाहता हूं कि इन प्रकार की वारदातों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच भी प्रभावित हो रही है क्या इससे? देखिए, जांच सरकार ने कहा है पूरी जांच होगी, कोई जांच प्रभावित नहीं होगी। जो जिन्होंने उनको मारा है उन्होंने पुलिस की हिरासत में सब है। अगर कोई और उनके पास क्लू है तो मुझे बताइए, हम उनको भी हिरासत में ले लेंगे। हमने आपको पूरा घटनाक्रम बता दिया। मीडिया की नज़र से देखेंगे तो मामला हिंदू मुस्लिम पछड़े का ही लगेगा, लेकिन जब हमने स्थानीय पत्रकारों से समझा इस बात को तो उन्होंने हमें एक और बात की ओर इशारा किया। देखिए, हिमाचल मतलब इतना शांत प्रिय इलाका है कि टूरिज्म डेस्टिनेशन है, बाहर से लोग आते हैं, हिमाचल को प्रेफर करते हैं कि हिमाचल में हम रात को भी कहीं भी घूम सकते हैं। इतना शांत प्रिय इलाका है, क्राइम रेट बहुत कम है, हर तरफ शांति है। मतलब ऐसा जो है, एक इंसिडेंट पहले भी हुआ, चंबा के चुराह में हुआ था। एक से मतलब थोड़ा डिफरेंट था वो, लेकिन ऐसा इंसिडेंट पहले भी एक हुआ था। और उसके बाद अब ये सलूनी फिर दोबारा चंबा के सलूनी में हो रहा है, जो डलहौजी कंस्टिट्यूएंसी के अंडर आता है। तो मतलब हिमाचल जैसी इतनी शांत प्रिय जगह में ऐसा होना निश्चय ही, ये कहीं ना कहीं हमें भी कहीं दुख होता है कि इतने शांत प्रिय हिमाचल, इतना सुंदर हिमाचल, उसका नाम ऐसे खराब हो रहा है। अब देखिए, भीड़ एकदम से पिछले कल एकदम से चारों ओर से भीड़ इकट्ठी हुई, अनएक्सपेक्टेड भीड़ थी। कुछ मतलब ऐसा हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ एकदम से इकट्ठी होगी। ये हिमाचल के चंबा जिले में तनाव के पीछे की कहानी थी, लेकिन कथित अंतर्धार्मिक संबंधों को लेकर केवल हिमाचल में ही तनाव नहीं है। बीते कुछ दिनों से बगल के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का भी यही हाल है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी, हमने आपको 12 जून के ललन टॉप शो में मामला बता दिया था कि कैसे एक लड़की के अगवा होने के मामले को लेकर राज्य में तनाव फूट गया था। वैसे अभी क्लियर नहीं है कि लड़की अपनी मर्जी से जा रही थी, क्या वो आरोपी को जानती थी इत्यादि, लेकिन अगवा होने की धाराएं तो लगी गई हैं। तनाव की वजह से इलाके के कई मुसलमान दुकानदारों को यह धमकी मिली थी कि वो शहर में होने वाली महापंचायत से पहले शहर छोड़कर निकल जाएं। ऐसी भी खबरें आई थी कि धमकियों के बाद दर्जन भर मुसलमान कारोबारी परिवार समेत वहां से निकल भी गए, लेकिन फिर जिला प्रशासन ने महापंचायत की इजाज़त देने से मना कर दिया। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आदेश के साथ जिले में धारा 144 भी लगा दी गई है।
प्रशासन के इस आदेश के कुछ घंटे पहले ही उत्तरकाशी महापंचायत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। आज तक से जुड़े संजय शर्मा के मुताबिक 13 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वा नंद और लेखक अशोक वाजपेयी की तरफ से चीफ जस्टिस को एक पत्र याचिका भेजी गई थी कि महापंचायत पर रोक लगे। याचिका में लिखा था, इस तरह की घटनाएं समाज और कानून के लिए अभिशाप हैं और लोकतंत्र में इनका समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज़ें हमारे सेक्युलर ताने बाने को खतरे में डालती हैं। अगर महापंचायत होने की अनुमति दी जाती है तो इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को नैनीताल हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थापलियाल की एक डिवीजन बेंच बैठी। कोर्ट को बीते रोज 15 जून को मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन अभी केस लंबित है। ये तो घटनाक्रम का हालिया अपडेट हुआ, लेकिन जिस वक्त ये बुलेटिन रिकॉर्ड हो रहा है, उत्तरकाशी के क्या हाल हैं? उस देवभूमि रक्षा अभियान की क्या प्रतिक्रिया है जिसने मुसलमान दुकानदारों की दुकानों पर पोस्टर चिपका दिए थे कि दुकान खाली करो या खामियाजा भुगतो? ये सब जानने के लिए हमने बात की अपने साथी रणवीर और मोहन से, जो मामले को कवर करने के लिए ग्राउंड पर ही हैं। कल के व्यापार मंडल की बंदी के बाद आज सुबह रोज की तरह दुकानें खुली, लोग भी दुकानों में सामान खरीदने पहुंचे। लेकिन जो अलग था वो ये थी कि सिक्योरिटी अभी भी टाइट थी। पुलिस के जवान गश्त कर रहे थे और कई दुकानों के बाहर पुलिस के जवान लगाए हुए थे। वरिष्ठ अधिकारी अभी भी इस इलाके में अपनी निगरानी रखे हुए हैं कि कहीं कोई घटना ना हो। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल न सिर्फ पुरौला बल्कि आसपास के जितने भी बाज़ार थे सभी दुकानें वहां पर बंद थी। सिर्फ शाम को दवाई की और सब्ज़ी की कुछ दुकानें खुली, लेकिन बाकी एक भी दुकान न बरकोट में खुली, ना नौगांव में, और पुरौला पूरी तरीके से बंद था। और इस बीच में अगर हालात की बात करें तो प्रशासन लगातार पुरौला और आसपास के इलाके में इस बात को लेकर के आश्वस्त होना चाहता है कि कहीं कोई घटना ना हो, क्योंकि जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। और तो पूरे इलाके में प्रशासन मुस्तैदी से हर उस शख्स को देख रहा है जो कि कहीं ना कहीं कोई महापंचायत कर सकता है। कल की बात करें तो कल पुरौला पूरी तरीके से बंद था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ता स्टेडियम में ज़रूर पहुंचे, उन्होंने इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन वहां भी पहुंच गया और महापंचायत नहीं होने दी। अब फिलहाल पुलिस की गश्त बढ़ गई है और प्रशासन इस बात की बार बार कोशिश कर रहा है कि कहीं कोई लोग इकट्ठे होकर के किसी भी तरह की महापंचायत ना करें। इंडिया टुडे से जुड़े ओमकार बहुगुणा के मुताबिक प्रशासन की ओर से इजाजत न मिलने के बाद 15 जून को पुरौला में महापंचायत तो नहीं हुई, लेकिन कुछ वक्त के लिए तनावपूर्ण स्थिति जरूर बन गई थी। दरअसल महापंचायत कराने की मांग को लेकर स्थानीय व्यापारियों के साथ कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने नौगांव पुरौला स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। करीब 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद पुलिस ट्रैफिक बहाल कर पाई। कार्रवाई के तौर पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। पुरौला में हिंदू महापंचायत की घोषणा के बाद देहरादून में मुस्लिम महापंचायत का भी ऐलान किया गया था, इसे भी रद्द किया गया है। यह फैसला मुस्लिम संगठनों की सीएम पुष्कर सिंह धामी से हुई बातचीत के बाद लिया गया। ऐसी खबरें थी कि पुरौला तहसील में 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि फिलहाल इसमें राहत दी गई है। इस मामले में सबसे लेटेस्ट अपडेट ये सामने आया है कि यमुना घाटी हिंदू जागृति नाम के संगठन ने अब 25 जून को बड़कोट में हिंदू महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया है। जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक था। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।